नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट तक हमने स्ट्रेन हार्डनिंग के बारे में पढ़ा। इस पार्ट से हम जानेंगे कि स्ट्रेंथ किस तरह से बढ़ाई जाती है जब हम सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं। अगर आप सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन मैं एक अच्छे एग्जाम्पल से बता सकता हूँ आपको, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ युगों के नाम एक मटेरियल पे रखे थे जिसका नाम था ब्रॉन्ज इंच। तो हमने बताया था कि ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है, कॉपर 10 और 10 से 12% एटॉमिक परसेंट जो होता है वो टिन रहता है उसमें। ये एक अलॉय है कॉपर और टिन का। तो आप देखेंगे कि ये जो अलॉय है ब्रॉन्ज, इसमें जब मैं टिन डालता हूँ तो कॉपर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो टिन के डालने से ऐसा क्या हो रहा है मटेरियल में जिसके वजह से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है, यही हम जानेंगे सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेरा कॉपर है वो सॉल्वेंट है और टिन जो है यहाँ पे सोल्यूट करके एक्ट कर रहा है। यानी सॉल्वेंट जो होता है वो सोल्यूट को डिसॉल्व करता है अपने अंदर। तो यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेप्ट आती है सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग में। तो और एक अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब हम 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 24 कैरेट यानी मेरा 100% या क्लोज टू 99.9% जो है वो मेरा गोल्ड है। तो अगर मैं बात करूँगा जैसे 12 कैरेट की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 50% जो है वो मेरा गोल्ड है और बाकी जो 50% होगा उसके अंदर वो दूसरा अलॉइंग एलिमेंट्स होगा। तो जैसे जैसे मेरा कैरेट कम हो रहा है गोल्ड का, उस तरह से मेरी प्यूरिटी जो है गोल्ड की वो कम हो रही है। तो हम देखेंगे कि जब मैं गोल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ तब हम जो सोना जो है उसको या गोल्ड जो है 24 कैरेट जो गोल्ड है वो बहुत डक्टाइल या बहुत डेलिकेट होता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम कॉपर का एडिशन करते हैं। तो 18 कैरेट गोल्ड में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3% यानी 75% सिर्फ गोल्ड है, बाकी जो अदर परसेंट होगा वो कॉपर का होगा, यानी 25% मेरा कॉपर होगा। तो इस तरह से मैं गोल्ड की स्ट्रेंथ के साथ वेरिएशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये गोल्ड के बारे में देखा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं कॉपर डाल रहा हूँ गोल्ड में, मेरी स्ट्रेंथ गोल्ड की बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं जब एटॉमिक रेडियस की बात करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे गोल्ड है और कॉपर है, यहाँ पे गोल्ड की रेडियस है 0.138 नैनोमीटर्स और कॉपर की रेडियस है 0.128 नैनोमीटर्स। तो जब मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की जब बात कर रहा हूँ तब आप देखेंगे कि जो सोल्यूट है इसकी जो रेडियस है या एटॉमिक रेडियस है वो सॉल्वेंट से अलग होगी। पर इस केस में जब हम बात करेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉपर और गोल्ड की जो एटॉमिक रेडियस है वो इतनी भी डिफरेंट नहीं है। अभी कुछ और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि स्टील्स में तो हम वहाँ पे कार्बन ऐड करते हैं जहाँ पे 0.2 टू 0.38% कार्बन होता है आयरन में, जो कि ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है मेरे स्ट्रेंथ को। ये भी हमने देखा था। और जब यहाँ पे हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो यहाँ पे आयरन की एटॉमिक रेडियस है 0.126 नैनोमीटर्स और कार्बन की जो है वो है 0.07 नैनोमीटर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों के एटॉमिक रेडियस में काफ़ी अंतर है। तो जब मैं सॉलिड सॉल्यूशन की बात करूँगा तो यहाँ पे दो कंसेप्ट हम देख सकते हैं कि जब एटॉमिक रेडियस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो एक टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, और एटॉमिक रेडियस में बहुत डिफरेंस है तब दूसरे टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। तो आप देखेंगे कि जब एटॉमिक रेडियसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये सॉल्वेंट है और सोलिड एटम है, ये स्मॉलर है, पर इन दोनों के एटॉमिक रेडियस में इतना अंतर नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सॉल्वेंट है वाइट और ग्रीन कलर का है, ये सोल्यूट है, पर एटॉमिक रेडियस थोड़ी बड़ी है। तो कुछ इस तरह से हम देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म हो रहे हैं। इनको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। और ये जो केस है जहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सॉल्वेंट है,
सॉल्वेंट जो है ब्लू कलर का, और ये जो वॉइड्स है यहाँ पे सॉल्वेंट्स के बीच में, यहाँ पे मेरा सोल्यूट एटम्स जा रहे हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि कार्बन जा रहा है ये कुछ वॉइड्स के अंदर। ये जो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है इनको कहते हैं हम इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। तो मैं दो टाइप के सॉलिड सॉल्यूशंस यहाँ पे लिख सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, इसको आसानी से इस तरह से समझेंगे। अगर मेरे पास, जैसे मैं मान लेता हूँ कि गोल्ड है, गोल्ड के अंदर मैं, गोल्ड मेरा FCC है, तो मैं यहाँ पे कुछ एटम्स मार्क कर रहा हूँ और फेस सेंटर्स पे कुछ एटम्स मार्क करूँगा गोल्ड के। तो आप देखेंगे कि इस यहाँ पे ये गोल्ड के जो एटम्स हैं वो रिप्लेस होंगे मेरे कुछ एटम्स जो है, अगर मैं यहाँ पे कॉपर अगर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे गोल्ड की बात कर रहा हूँ तो Au लिखूँगा, Ag सिल्वर होता है। कॉपर क्या करेगा, अगर दोनों की रेडियस सेम है, गोल्ड और कॉपर की लगभग सेम है, तो कुछ जो एटम्स है यहाँ पे इनको सब्स्टिट्यूट करेगा। ये मेरा कॉपर एटम है तो ये सब्स्टिट्यूट करेगा। यहाँ पे मैं देखूंगा ये रेड जो है वो मेरे गोल्ड एटम्स है और कॉपर एटम्स ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसलिए इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अगर मैं स्टील की बात करूंगा, मान लेते मेरे पास BCC स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो यानी अल्फा आयरन है, अल्फा आयरन है BCC स्ट्रक्चर, अल्फा आयरन। तो अल्फा आयरन में मैं देखूंगा कि कार्बन, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, कार्बन कुछ इंटरस्टिशियल वॉइड्स पे जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे अगर देखेंगे कुछ इस तरह से इंटरस्टिशियल वॉइड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस सरफेस के यहाँ पे, तो या यहाँ पे जा सकता है, एज के सेंटर्स पे कार्बन मेरा जा रहा है, ये मेरे इंटरस्टिशियल वॉइड्स है। इसलिए इन सॉलिड सॉल्यूशंस को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट की, ये इनमें अगर ज़्यादा अंतर है तो हमें इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन मिल सकते हैं, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तब हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में कॉपर इन गोल्ड और इंटरस्टिशियल में देखेंगे कार्बन इन आयरन। तो ये जो है दोनों सॉलिड सॉल्यूशन, जब हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो ये दोनों सॉलिड सॉल्यूशन अफेक्ट करते हैं मेरे डिसलोकेशन की मोशंस को। इसको हम अच्छे से समझेंगे इस पार्ट में या इसके आने वाले पार्ट्स में। तो हम देखेंगे जब सोल्यूट एटम्स मेरे डिसलोकेशन के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। तो कुछ इंटरैक्शंस है। तो पहला इंटरैक्शन है जो है इलास्टिक इंटरैक्शन। इलास्टिक इंटरैक्शन में हम देखेंगे कि जो मेरे सोल्यूट एटम है या सोल्यूट एटम जब सॉल्वेंट के क्रिस्टल में जाते हैं तो कुछ डिस्टॉर्शन तैयार करते हैं, तो कुछ स्ट्रेस फील्ड तैयार करेंगे अपने अराउंड, और वो जो स्ट्रेस फील्ड है, इलास्टिक स्ट्रेस फील्ड है, वो इंटरैक्ट करेगी मेरे डिसलोकेशन के स्ट्रेस फील्ड से, और उसके वजह से एक दूसरे के ऊपर वो एक फोर्स एक्ट करेंगे। उस फोर्स से ही हमारे इलास्टिक इंटरैक्शन रिजल्ट होंगे और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये भी हम देखेंगे अच्छे से इस पार्ट में। दूसरा है मॉडुलस इंटरैक्शन। मॉडुलस इंटरैक्शन जब होता है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट एटम्स के जो इलास्टिक मॉडुलस है, इलास्टिक कांस्टेंट्स में बहुत डिफरेंस होता है, तब हम देखेंगे कि मॉडुलस इंटरैक्शंस भी होता है। एक इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शंस है। इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शंस आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस होती है। अगर मेरे पास कुछ आयोनिक सॉलिड्स है, आयोनिक क्रिस्टल्स है, तो उनमें जो एटम्स रहेंगे या हम कहेंगे कैटायंस या एनायंस रहेंगे, वो इंटरैक्ट करेंगे सोल्यूट एटम्स के साथ और दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन। चौथा है केमिकल इंटरैक्शन। ये होता है जब कुछ केमिकल पोटेंशियल या केमिकल कॉन्सेंट्रेशन अलग है मेरे मटेरियल्स में। कुछ डिफेक्ट्स पे आप देखेंगे, जैसे कि कुछ डिफेक्ट्स हम स्टैकिंग फॉल्ट्स या डिसलोकेशन, इस पे अगर सेग्रीगेशन हो रहा है मेरे सोल्यूट एटम्स का, तो आप देखेंगे कि मैट्रिक्स के से ज़्यादा इस डिफेक्ट्स पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो एक हमें केमिकल इंटरैक्शन इस तरह से मिलता है।
तो और ये जो सेग्रीगेशन है, हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं हम सोल्यूट एटम्स का, एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे डिसलोकेशंस के ऊपर, और ये सारे जो इंटरैक्शंस है ये मेरे मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इलास्टिक इंटरैक्शन से। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे कि इलास्टिक इंटरैक्शंस किस तरह से हो सकते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास एक एफसीसी स्ट्रक्चर है और एक बीसीसी स्ट्रक्चर है। जब मैं एफसीसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तब मेरे पास एटम्स है कॉर्नर्स पे इस तरह से क्यूब के, और कुछ एटम्स हैं मेरे फेस सेंटर्स पे। तो इस तरह से मेरा एफसीसी स्ट्रक्चर है। और बीसीसी स्ट्रक्चर अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास एटम्स है कॉर्नर्स पे और एक एटम है मेरा बॉडी सेंटर्ड पे। तो ये जो ब्लैक कलर के एटम्स यहाँ पे दिखाए ये मेरे सॉल्वेंट के एटम्स हैं। अभी हम बात करेंगे इसमें इलास्टिक इंटरैक्शंस किस तरह से होते हैं। तो मैं जब एफसीसी स्ट्रक्चर यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ तब मैं कंसिडर करूँगा कि ये अल्फा आयरन है और ये जो है वो गामा आयरन है, यानी ऑस्टेनाइट है। ये एक सिंपल दो स्ट्रक्चर मैं कंसिडर कर सकता हूँ, और इस स्ट्रक्चर को कंसिडर करके मैं एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे अल्फा आयरन और गामा आयरन में जब मैं कार्बन डालता हूँ तो हमने देखा था कि कार्बन की एटॉमिक रेडियस बहुत कम थी, 0.070 थी। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो कार्बन है ये कुछ इंटरस्टिशियल वॉइड्स में जाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों केस में अल्फा आयरन हो या फेराइट हो या ऑस्टेनाइट हो या गामा आयरन हो, इन दोनों केस में ये जो कार्बन जाता है ये जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। तो यहाँ पे कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम मार्क कर लेते हैं, जैसे कि मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये जो अगर मैं फेस सेंटर से यहाँ के कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लूँ तो मुझे एक ऑक्टाहेड्रन मिलेगा, और वो ऑक्टाहेड्रन का जो सेंटर होगा यहाँ पे अगर देखेंगे जो यहाँ पे मैंने एक ऑक्टाहेड्रन मार्क कर लिया कुछ इस तरह से फेस सेंटर्स मार्क करके। तो ये जो एटम है ये मेरा कार्बन एटम है और कार्बन एटम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। तो और बीसीसी के केस में आप देखेंगे मैं ऑक्टाहेड्रन कुछ इस तरह से मार्क कर रहा हूँ। अगर मैं ये फेस कंसिडर कर रहा हूँ टॉप वाला और दो बॉडी सेंटर्ड एटम्स कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ये बॉडी सेंटर्ड एटम है और ये जो एटम है ये इसके ऊपर वाला जो यूनिट सेल होगा इसका बॉडी सेंटर्ड एटम है। तो अगर मैं इन दो बॉडी सेंटर्ड एटम्स को इस फेस के एटम्स के साथ कनेक्ट करता हूँ तो मुझे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा, और उसका जो सेंटर रहेगा यहाँ पे ये रहेगा मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बीसीसी के केस में। तो यहाँ पे मेरा कार्बन एटम जाएगा। तो मैं एफसीसी के केस में यहाँ पे और कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो मैंने मार्क किए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एज सेंटर्स है यहाँ पे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मार्क कर सकता हूँ। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कुछ एज सेंटर्स पे और यहाँ पे फेस सेंटर पे मार्क किया, तो यहाँ पे फेस सेंटर्स पे भी मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो इस तरह से कार्बन एटम मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाता है। दोनों केस में गामा आयरन और अल्फा आयरन, यहाँ पे मैंने गलती कर ली, ये जो बीसीसी है ये मैं अल्फा आयरन कहूँगा। तो ये है मेरा फेराइट क्योंकि ये बीसीसी स्ट्रक्चर है, और ये है गामा आयरन, ये अल्फा आयरन है, इसको गामा आयरन करते हैं। ये है एफसीसी स्ट्रक्चर, ये है मेरा ऑस्टेनाइट। तो मेरे एफसीसी और बीसीसी के केस में दोनों केस में आप देख पा रहे होंगे कि गामा आयरन और अल्फा आयरन में कार्बन जो जाता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाता है। तो अभी देखते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरह से, इनके डायमेंशंस क्या है। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस कंसिडर करूँ सेंटर से, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के जो सेंटर है यहाँ से इससे ये सेंटर तक, फेस सेंटर तक, ये डिस्टेंस होगा मेरा a/2। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होगा ये भी मेरा a/2 होगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा इस एटम्स का ये भी a/2 होगा, और ये भी a/2 होना चाहिए और ये भी a/2 होना चाहिए। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास ये जो डायमेंशन है सारे a/2 है, ये सारे डायमेंशन यहाँ पे a/2 है। तो इस केस में बीसीसी के केस में हम देखेंगे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से बॉडी सेंटर्ड एटम तक का ये है मेरा a/2। पर आप जब ये डिस्टेंस यहाँ से या ये डिस्टेंस, ये जो एटम्स है इस फेस पे एटम्स जो है यहाँ पे डिस्टेंस आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस है ये है मेरा a/√2।
तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस अलग अलग है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रन वॉइड है, या ये जो है, ये मुझे रेगुलर ऑक्टाहेड्रन मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे नॉन रेगुलर ऑक्टाहेड्रन मिल रहा है। और उसके वजह से कुछ चीज़ें होंगी, वो अभी हम देखेंगे। अगर मेरा कार्बन एटम इस रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में जाता है तो आप देखेंगे कि इस कार्बन एटम का डिस्टेंस जो है सारे एटम्स से लग सेम है, जो कि a/2 है। पर इस केस में अगर कार्बन एटम जाता है तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये a/2 है, और ये जो डिस्टेंस है ये a/√2 है। तो आप देखेंगे कि ये जो एटम्स है वो कुछ दूसरे दूरी पर है, और ये जो एटम्स हैं ये कुछ और दूसरी दूरी पर है। तो यानी ये जो एटम्स हैं यहाँ के और यहाँ का जो डिस्टेंस है, यानी जो बॉडी सेंटर्ड का और यहाँ का डिस्टेंस है, ये अलग है, और इस फेस पे जो एटम्स है इनमें जो डिस्टेंस है वो अलग है। तो अगर कार्बन एटम यहाँ पे जाएगा इस केस में, नॉन रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में यानी बीसीसी के केस में, तो आप देखेंगे कि ये कार्बन एटम अलग तरह से पुश करेगा इस एटम को और इस एटम को, और इन चारों एटम्स को अलग तरह से पुश करेगा। जबकि अगर एफसीसी के केस में अगर एक कार्बन एटम इस यहाँ पे जाता है तो आप देखेंगे कि ये जो कार्बन एटम है इन चारों जो या इस फेस पे है, इन चारों एटम्स को इक्वली और इन दोनों एटम्स को भी इक्वली डिस्प्लेस करेगा या मूव करेगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मुझे सिमेट्रिक डिस्टॉर्शन मिलेगा एफसीसी के केस में। बीसीसी के केस में मुझे मिलता है असिमेट्रिक डिस्टॉर्शन। तो अगर मेरे पास सिमेट्रिक डिस्टॉर्शन है तो मेरे पास कौन सी फील्ड होनी चाहिए? मेरे पास हाइड्रोस्टैटिक फील्ड तैयार होगी। और जब मेरे पास असिमेट्रिक डिस्टॉर्शन होता है तब आप देखेंगे कि मेरे पास हाइड्रोस्टैटिक प्लस डेविएटरिक स्ट्रेस फील्ड होगी। तो आप देखेंगे कि एक कार्बन एटम जाके यहाँ पे जब डिस्टॉर्शन होगा, वो डिस्टॉर्शन फील्ड जो तैयार होगी वो सिमेट्रिक होगी, और सिमेट्रिक फील्ड मैं हाइड्रोस्टैटिक फील्ड से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और असिमेट्रिक फील्ड मैं हाइड्रोस्टैटिक और डेविएटरिक स्ट्रेस फील्ड से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो अब हम याद करेंगे कि जब हमने एज और स्क्रू डिसलोकेशंस की बात की थी तो उनके अराउंड पे कुछ स्ट्रेस फील्ड होती है। तो कौन सी स्ट्रेस फील्ड होती है? यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरे पास स्क्रू जब रहता है तब मेरे पास सिर्फ डेविएटरिक स्ट्रेस फील्ड रहती है, और एज जब डिसलोकेशन रहता है तो मेरे पास दोनों स्ट्रेस फील्ड रहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक और डेविएटरिक। ये हमने अच्छे से पढ़ा था। तो अब देखेंगे यहाँ पे अगर मेरे पास सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस फील्ड है और यहाँ पे मेरे पास दोनों स्ट्रेस फील्ड है, हाइड्रोस्टैटिक प्लस डेविएटरिक स्ट्रेस फील्ड, तो बीसीसी के केस में ये जो कार्बन एटम है वो दोनों डिसलोकेशन के साथ इंटरैक्ट करेगा, स्क्रू के साथ और एज के साथ। इस केस में वैसा नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि डिस्टॉर्शन के वजह से एक स्ट्रेस फील्ड तैयार होगी, और इस स्ट्रेस फील्ड के वजह से मेरे जो एज डिसलोकेशन है और स्क्रू डिसलोकेशन है वो मेरे बीसीसी के केस में इस कार्बन एटम के साथ इंटरैक्ट करेंगे। तो ये हम जान सकते हैं कि मेरी इंटरैक्शन एनर्जी जो होगी वो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी पे डिपेंड करेंगे। ये टर्म अभी के लिए आप समझ लीजिए, ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे इसके बारे में, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी क्या होती है सोल्यूट एटम्स और डिसलोकेशंस के साथ या डिफेक्ट्स के साथ। तो ये यहाँ पे एक हम देखेंगे, यहाँ पे इस केस में एफसीसी के केस में, ऑस्टेनाइट के केस में, इस केस में हम देखेंगे कि ये जो डिसलोकेशन है वो सिर्फ एज डिसलोकेशन यहाँ पे इंटरैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ही हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस फील्ड है और मेरे पास एज डिसलोकेशन के पास ही हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस फील्ड है। तो यहाँ पे सिर्फ जो कार्बन एटम है वो इंटरैक्ट करेगा एज डिसलोकेशन के साथ। पर इस केस में मेरे पास दोनों डिसलोकेशंस हैं जो इंटरैक्ट करेंगे, और इसके वजह से क्या होता है, आपको अगर ये क्वेश्चन है कि अगर कार्बन अल्फा आयरन में जा रहा है और गामा आयरन में जा रहा है तो किस में ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग देगा, तो हम ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि वो बीसीसी के केस में मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग देगा। और ये प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व है कि हम जब जैसे कार्बन अल्फा आयरन में डालते हैं तो मुझे स्ट्रेंथ अच्छे से मिलती है, और गामा आयरन में जब डालते कार्बन तो मुझे जो स्ट्रेंथ मिलती है इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती जितनी मुझे बीसीसी में मिलती है। और इसको हम जान सकते हैं इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी के द्वारा। तो ये हो गया मेरा सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग
और ये जो हो गए ये इलास्टिक इंटरैक्शन यानी किस तरह से इलास्टिक इंटरैक्शंस, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है या सोल्यूट एटम है यहाँ पे, जो कि इंटरस्टिशियल एटम है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है दोनों केस में, ये जाता है मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। एफसीसी के केस में वो सिमेट्रिक डिस्टॉर्शन करता है, बीसीसी के केस में वो असिमेट्रिक डिस्टॉर्शन करता है। सिमेट्रिक डिस्टॉर्शन की वजह से मेरे पास हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस फील्ड तैयार होगी, और असिमेट्रिक केस के वजह से मेरे पास हाइड्रोस्टैटिक और डेविस्टेटिक स्ट्रेस फील्ड तैयार होगी। और इसके वजह से इस केस में, एफसीसी के केस में, मेरे पास सिर्फ एज डिसलोकेशन इंटरैक्ट करेंगे इस स्ट्रेस फील्ड के साथ, और इस केस में, बीसीसी के केस में, मेरे पास जो ये जो हाइड्रोस्टैटिक और डेविस्टेटिक स्ट्रेस फील्ड है डिस्टॉर्शन की वजह से, वो इंटरैक्ट करेगी एज और स्क्रू डिसलोकेशन के साथ। तो इसलिए मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी बीसीसी के केस में एज कम्पेयर टू एफसीसी के केस में। और ये हो गया मेरा इलास्टिक इंटरैक्शंस सोल्यूट एटम्स के साथ। इसको हम और अच्छे से जानेंगे अगले पार्ट में। अभी के लिए यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद।